सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि निलावु कुदिचा सिम्हांगल ये किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है? तो आंसर होगा एस सोमनाथ की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। और एस सोमनाथ ये कौन है आप जानते हो? वर्तमान में इसरो के हेड हैं, 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और अभी इन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है जिसका नाम है निलावु कुदिचा सिम्हांगल। और याद रखना ये मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्होंने बताया कि कैसे ये गांव से इसरो के चीफ तक पहुंच गए। इनके जीवन में भी आप ही लोगों की तरह कितनी मुश्किलें आई, कितनी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उनका सामना किया, लड़ते गए और आगे बढ़ते गए। परेशानियों के सामने, दिक्कतों के सामने घुटने नहीं टेके, अपना मार्ग नहीं बदला, बस आगे बढ़ते गए। तो इस किताब का नाम याद रखना है, किसने लिखी है वो याद रखना है, किस भाषा में लिखी है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं जो अभी न्यूज में रही हैं, वो सारी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी, इनकी आत्मकथा आई थी जिसका नाम है क्रॉस कोर्ट। MS धोनी ने अभी प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी को लॉन्च किया था। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है उंगलिल ओरुवन। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी जिसका नाम है बीबी माई स्टोरी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, NK मतलब नंद किशोर सिंह। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की आई थी आई एम नो मसीहा। हमारे जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद, इनकी है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की आई थी बिलीव। और जो ब्रिटेन के प्रिंस हैं प्रिंस हैरी, इनकी आई थी स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की आई थी अनफिनिश्ड नाम से। तो यहाँ पे मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज जो भी हाल ही में न्यूज़ में रही थी पिछले एक आध साल में, वो सारी मैंने आपको बता दी है। इनको ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। आपसे पूछ रहे हैं इसमें किस भारतीय नौसेना जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुमेधा। तो अभी 24 अक्टूबर 2023 को यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किया। और इसमें भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS सुमेधा। अच्छा, INS सुमेधा से 2 करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको और रिवाइज कराऊंगा। एक तो अभी एक और एक्सरसाइज हुई थी, वहां पे INS सुमेधा ने हिस्सा लिया था। तो आंसर होगा ब्राइट स्टार एक्सरसाइज। ये भारत और इजिप्ट के बीच में हुई थी। और एक और प्रश्न बनेगा कि एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन कावेरी। और आपको पता है ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे हुआ था? सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए हमने शुरू किया था ऑपरेशन कावेरी। तो उसमें जो हमने जहाज भेजा था ना, उसका नाम यही है INS सुमेधा। तो इस तरह से INS सुमेधा आपने दो तीन जगह पढ़ लिया, इसको ध्यान रखना। आप देखो, पहले यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना होती है 1957 में, रोम की संधि से इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसमें देश जुड़ते गए। तो आज वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं या कितने देश इसमें शामिल हैं? 27। लेकिन ब्रिटेन अलग हो चुका है और उसके अलग होने को ही एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया, जिसे कहते हैं आप ब्रेग्जिट। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। वैसे नाटो का हेडक्वार्टर भी यहीं पे आपको मिलेगा। करेंसी यूरो है। और आप जानते हो यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना था? क्रोएशिया बना था। और गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, ये बताने की जरूरत नहीं, अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है गिनी, उसी के पास में जो खाड़ी है उसी को कहते हैं गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी, वहीं पे ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेक्ट्री एक्सरसाइज आपने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है बार बार ये शीट में आपको रिपीट करवाता हूं। अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाले स्टूडेंट की लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको ये नाम याद हो चुके होंगे। तो अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बोलना है। अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सिर्फ आप देखते जाओ, धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेगी। बस एक काम करना, कॉन्टिन्यूटी बना करके रखना, कोई भी सेशन मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपको भर भर के रिवीजन में करवाता हूँ। मेरी कोशिश रहती है नए करंट अफेयर्स भी पढ़ा दूं और आपको पुराना भी याद करवा दूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, ब्राइट स्टार एक्सरसाइज हमने बात की इसके बारे में, और पहली बार भारतीय वायुसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। मिस्र में हुआ ये। ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे? सिडनी में हुआ। सीसेट एक्सरसाइज भारत ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया था, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसे। होस्ट किया था सिंगापुर ने। सीसेट मतलब हो गया साउथ ईस्ट एशिया कॉरपोरेशन एंड ट्रेनिंग। फिर आपको बताए तरंग शक्ति जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन 2024 में होगा। कौन करेगा? इंडियन एयरफोर्स करेगी, जिसमें लगभग 12 देश हिस्सा लेंगे। अभी पैसेक्स एक्सरसाइज ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। कहाँ पे? साउथ के जेद्दा में।
टेलिस्मैन सेबर एक्सरसाइज, और इसमें भारत पर्यवेक्षक देश था, ऑब्जर्वर कंट्री था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। और आप जानते हो पहली बार अभी 2023 में ही मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार एक्सरसाइज एक क्वाड देशों के बीच में होता है, जिसमें 4 देश होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए। और कोमोडो एक्सरसाइज की बात करेंगे तो भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया, इंडोनेशिया में हुआ ये। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में हुआ था। और इस बार जापान के साथ हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे, धर्मा गार्जन और वीर गार्जन एक्सरसाइज जापान में ही किए थे। और सेल्वेक्स एक्सरसाइज ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज ये भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, मंगोलिया की कैपिटल उलानबतौर में। अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ, सऊदी अरब में हुआ ये। और एक था एक्सरसाइज और एक्यूवेरिन एक्सरसाइज, ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, कहाँ पे? बाटामिन में। सागर कवच एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अजय वॉरियर एक्सरसाइज भारत और यूके के बीच में हुआ, ये यूके में। और यूके के साथ हमने कोंकण एक्सरसाइज भी किया अरब सागर में। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, पश्चिम बंगाल में। और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ, ये कोलंबो में। बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, राजस्थान में। अभी सिंगापुर के साथ आपने सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी किया था, अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज भी हम करते हैं सिंगापुर के साथ। और फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ, केरल के तिरुवनंतपुरम में। एफ इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और 20 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ, ये पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। डस्ट लीक एक्सरसाइज भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और साइक्लोन 1 एक्सरसाइज भारत और मिस्र इजिप्ट के बीच में हुआ था, राजस्थान में। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये अमेरिका के अलास्का में। FTX एक्सरसाइज फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फुल फॉर्म हो गई, भारत ने इसमें हिस्सा लिया, मॉस्को रशिया में हुआ ये। और चक्रवात अभ्यास ये भारतीय नौसेना ने इसका आयोजन किया था, गोवा में। देखो कंफ्यूज मत होना, हमने कहा चक्रवात एक्सरसाइज और एक हमने पढ़ा था साइक्लोन 1 एक्सरसाइज, दोनों अलग अलग है ना। बाकी संप्रीति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। और SX-01N ये पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया के नातुना द्वीप समूह में। हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। तो ये लीजिए, इस साल के लगभग टॉप 30 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको इस प्रश्न में रिवाइज करा दिए। तो अब आप देख लो, ये हमारा 20-25 मिनट का ये वीडियो होता है, तो लगभग मैं आपको 100 प्रश्न इसमें करवा देता हूँ। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने कम टाइम में इतना रिविजन आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं कराएगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिवीजन कराता हूं, मेरे से भी ज्यादा रिवीजन कराते होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं इतने कम टाइम में इतना रिवीजन नहीं कराएंगे, फिर वो 1-1, 1.5 घंटा की क्लास चल जाएंगी आपकी। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अपने सेशन को सपोर्ट जरूर किया कीजिए। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इसे आगे कैसे रन कर पाएंगे। तो वीडियो को एक तो लाइक जरूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ऋतिका हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता। तो अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की हम बात कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कि ये हुआ कहाँ पे? अल्बानिया के तिराना में हुआ, जिसमें भारत की ऋतिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऋतिका हुड्डा ने अभी अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय पहलवान बन गई है, या यूं भी कह सकता हूं कि इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। अगर भारतीय व्यक्ति में बात करोगे तो ये दूसरे नंबर की है, और लेकिन भारतीय महिला में बात करोगे, किसी महिलाओं ने ये जीता तो वो पहली बन जाएंगी। अब हमने कहा दूसरी भारतीय व्यक्ति है, तो पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे इस चैंपियनशिप में गोल्ड लाने वाले? पिछले साल लेकर के आए थे अमन सहरावत, उनका नाम है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में लाए थे वो। और इस बार लेकर के आई है ऋतिका हुड्डा, कैटेगरी भी मैंने आपको बता दी 76 किलोग्राम कैटेगरी में। अच्छा, ये हुड्डा नाम सुनकर के आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना कि अभी एक हुड्डा हमने और पढ़ा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उन्नति हुड्डा की। अभी पढ़ा था हमने इनके बारे में, लेकिन याद रखना उन्नति हुड्डा का संबंध तो बैडमिंटन से है। अभी हमने कहाँ पढ़ा था उनके बारे में, या क्या क्वेश्चन पढ़ा था कि अभी अबू धाबी मास्टर्स 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल उन्होंने जीता था। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऋतिका हुड्डा की, जिनका संबंध रेसलिंग से है, कुश्ती से है। तो आप कंफ्यूज न हो जाओ एग्जाम में, इसीलिए मैंने आपको दोनों नाम साथ साथ बता दिए। अच्छा, आपको याद है अभी जो एशियन गेम्स हुए थे
2022 वाले जो 2023 में हुए थे, 19वां संस्करण था, कहाँ पे हुए थे? चाइना के हांगझाऊ में। तो उसमें रेसलिंग में हमने कोई मेडल जीता था क्या? देखो मैं आपको बता दूं, उसमें रेसलिंग में हमने कोई गोल्ड मेडल तो नहीं जीता था, लेकिन एक सिल्वर जरूर जीता था। और वो सिल्वर कौन लेकर के आए थे? वो दीपक पूनिया लेकर के आए थे 86 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके अलावा हमने 5 ब्रोंज मेडल भी जीते थे रेसलिंग में, वो भी मैं आपको बता दूं। अमन सहरावत, सुनील कुमार, अंतिम पंगाल, किरण और सोनम। और देखो मैंने आपको कहा था कि जब भी स्पोर्ट्स वाला प्रश्न आएगा तो उसे लिंक जरूर करूंगा मैं आपके एशियन गेम से। मतलब जो भी स्पोर्ट्स का प्रश्न होगा तो हम जरूर देखेंगे कि एशियन गेम्स में उस स्पोर्ट्स में हमने कौन कौन से मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों के नाम क्या है। तो ऐसे चीजें याद करने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि वहां पे हो सकता है एग्जाम में खिलाड़ियों के नाम देकर के पूछ ले कि बताओ इनका संबंध किससे है। वरना अगर एशियन गेम्स का एक ही वीडियो आप खोल करके बैठ जाओगे या पीडीएफ खोल लोगे या बुक खोल लोगे, तो वहां पे जितने भी मेडल टेली हैं, कितने मेडल जीते हमने? 107 मेडल जीते हैं। सारे पढ़ने बैठोगे तो दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, बस देखते जाओगे। लेकिन इस तरह से हम पढ़ेंगे ना टुकड़ों में, जैसे कि रेसलिंग वाला प्रश्न आ गया तो रेसलिंग वाले मैंने वहां से मेडल उठा लिए, तो उन खिलाड़ियों को आप ध्यान से जरूर पढ़ोगे कि हाँ ये 5-6 तो हैं, पढ़ लेते हैं। फिर जब हॉकी वाला प्रश्न आ गया तो हॉकी के वहां पे जो मेडल हमने जीते वो मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप पढ़ लोगे, हाँ ये 2-3 ही तो हैं, ध्यान रख लेते हैं। क्योंकि ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है, वो सरल मार्ग चुनता है। तो हमें हमारे दिमाग के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, वो जैसा चलना चाहता है उसको वैसा ही चलाओ। जबरदस्ती करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है, शामिल किया? तो आंसर होगा सारंग देव को। तो अभी प्रोफेसर सारंग देव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तपेदिक यानी कि टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। देखो टीबी की अगर अपन बात करते हैं तो एक तो वर्ल्ड टीबी डे होता ही है आपका 24 मार्च को, और वैसे हमारा लक्ष्य क्या है टीबी को खत्म करने का? 2025 का है। और आपको याद होगा टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसकी नेशनल एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो आंसर होगा दीपा मलिक को। अभी वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था, कहां पे? वाराणसी में। और टीबी ये किस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और देखो यहाँ पे अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने थे अरिंदम बागची, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किनके स्थान पे आए थे? तो इंद्रमणि पांडे के स्थान पे आए थे। और अब इंद्रमणि पांडे क्या बन गए? बिम्स्टेक के महासचिव, सेक्रेटरी जनरल बन गए, और इस पद पर आने वाले पहले भारतीय, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, रघु श्रीनिवासन इनका नाम है। बाकी WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को आप वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हो। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा रॉबर्ट फीको। तो रॉबर्ट फीको ये चौथी बार स्लोवाकिया के अभी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, इनका नाम आप देखो कैसे याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो ऐसे याद रखना, जो रोबोट होते हैं ना, रोबोट कैसे चलते हैं? स्लो चलते ना, भूम, मेरा नाम ये है, मेरा नाम क्रैक एग्जाम है, मैं क्रैक एग्जाम से करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ। ऐसे स्लो बोलते हैं, स्लो चलते हैं रोबोट। तो इससे आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी। रॉबर्ट फीको, ये रोबोट तो स्लो चलता है, इसको फेको। तो स्लोवाकिया ये एक यूरोपियन देश है और इसकी कैपिटल होती है ब्रैटिस्लावा और करेंसी है यूरो। बाकी देखो, अभी इक्वेडोर के सबसे युवा प्रेसिडेंट बने थे कौन? डैनियल नोबोआ। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री अभी नए बन गए क्रिस्टोफर लक्सन, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने थे श्रेथा थावेसेन। ये नाम भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र राज्य के दौरे के दौरान महाराष्ट्र राज्य में अभी नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना को शुरू किया है। तो ये योजना केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि योजना है ना, उसी की तरह है। आपको बताया ना उसमें क्या होता है, उसमें हर साल किसानों को 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में, मतलब साल भर में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। तो उसी तरह से इस योजना में भी अब हर साल महाराष्ट्र राज्य के किसानों के खाते में राज्य सरकार 6,000 रुपए जमा करेगी। तो इस तरह से महाराष्ट्र राज्य के किसान जो दोनों तरफ पंजीकृत होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो उधर से भी 6,000, इधर से भी 6,000, 12,000 रुपए उनको मिल जाएंगे इस तरह। अच्छा, मैंने अभी एक योजना का नाम लिया, प्रधानमंत्री किसान योजना।
या इसका फुल फॉर्म में आप बोलोगे तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दो तरह के प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि ये कब शुरू हुई थी और कहाँ से शुरू हुई थी। तो याद रखना 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से इसको शुरू किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आपको ये याद होगी क्योंकि कई बार हमने ये शीट रिपीट की है, तो याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। अम्मा और बहिनी योजना, इसको शुरू किया था सिक्किम ने। गृह आधार योजना को गोवा ने शुरू किया। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक परियोजना शुरू की थी जिसका नाम है आरोग्य मैत्री। हर घर गंगा जल कार्यक्रम शुरू किया बिहार ने। प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी हरियाणा ने। क्रैच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना था हरियाणा। वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? मिशन वात्सल्य योजना। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? मेरी माटी मेरा देश। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की हरियाणा ने। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया था उड़ीसा ने। तो यहाँ पे 2023 की टॉप 11 जो योजनाएं हैं मैंने आपको रिवाइज कराई है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। और इसकी थीम क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना। अच्छा चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं 2023 में जो हमने पढ़े। एक तो आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में भी कहाँ? नई दिल्ली में। अभी 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था फिजी देश में। और तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ बैंकॉक में। और अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा कौन? भारत। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत में। पहली बार भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु में। और याद रखना इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे कौन? रोहन बोपन्ना, जिनका संबंध टेनिस से है। और संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिनेवा में। ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है ये हमने पढ़ा अभी, ये नई दिल्ली में हुआ। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था। तो 2023 के टॉप 10 जो इंपॉर्टेंट समिट्स थे, जो सम्मेलन थे, हमने फिर से रिवाइज कर लिए। आपको ये याद होने चाहिए, बार बार हम इनको रिपीट करते हैं। और याद कब होंगे? जब मेरे साथ साथ आप बोलना शुरू करोगे। एक साथ नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे जरूर हो जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो ग्लोबल रिसर्च फर्म स्टैटिस्टा के अनुसार भारत 17 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका 134 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ पहले स्थान पर है। तो यूके 27 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा, आप कहोगे चाइना कहां पर है? चाइना चौथे स्थान पर है 8 फिनटेक यूनिकॉर्न के साथ। और यूनिकॉर्न मतलब क्या हो गया? ऐसी कंपनियां या ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से $1 अरब से ज्यादा हो जाए तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। यहाँ पे तो हमने फिनटेक कंपनियों की बात की है कि भारत में इतनी फिनटेक कंपनियां हैं और इनके साथ भारत तीसरे स्थान पे आ गया। लेकिन आपको याद होगा इसी साल हमने पढ़ा था ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था। उसमें हमने सारी कंपनियां ले ली, चाहे वो फिनटेक हो चाहे कोई सी भी हो। तो उसमें हमने देखा था कि उसमें भी भारत तीसरे स्थान पे था। उसमें पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। अच्छा चलो, एक बार फिर मैं आपको 2023 के इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स रिवाइज कराता हूं। तो याद है तो फिर साथ साथ बोलना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 126 पे है, तो टॉप पे फिनलैंड है। एक और जगह भारत 126 नंबर पर है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, लेकिन उसमें टॉप पे आइसलैंड है। एक और जगह आइसलैंड टॉप पर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, लेकिन भारत वहाँ पे 127 नंबर पे है। इसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, तो टॉप पे डेनमार्क है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर है, तो टॉप पे नॉर्वे है।
इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें, भारत 131 नंबर पे है तो टॉप पे सिंगापुर है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया है हर बार, इसमें पहले पे यूएस, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत है। वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया उसमें भारत 38 नंबर पे है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे है तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है तो टॉप पे बेलारूस है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 56 नंबर पर है तो टॉप पे स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 45वें स्थान पर है तो टॉप पे नीदरलैंड है, इसको मर्सर ने जारी किया। ग्लोबल वर्क रिमोट इंडेक्स में भारत 64 नंबर पर है तो टॉप पे डेनमार्क है। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानो इन्हें, ये आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। भारत की रैंकिंग भी और टॉप पे कौन है वो भी। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताओ, अभी हाल ही में सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुरुग्राम में। तो राष्ट्रीय स्तर का सरस आजीविका मेला 2023 का आयोजन ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया और इस मेले का शुभारंभ किया हमारे केंद्रीय विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। तो इस मेले का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना इस सरस आजीविका मेले का मुख्य उद्देश्य है। 2023 में इसका आयोजन, याद रखना, कहाँ पे हुआ? गुरुग्राम में हुआ। और सरस मेले से मैं आपको कुछ लिंक करा के याद कराना चाहूँगा कि इसी साल 2023 में ही हमने पहली बार सरस मेले का आयोजन किया था। आप में से कोई बता सकता है कहाँ पे किया था? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सरस आजीविका मेला है, 2023 में इसका आयोजन गुरुग्राम में हुआ, ये ज़रूर याद रखना। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो अभी हमने 2023 में देखे करंट अफेयर्स में, वो मैं आपको याद दिलाऊं। तो एक तो याद रखना, गंगा सागर मेले का आयोजन हुआ था पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में, 36वां संस्करण था। सरस मेला मैंने आपको बता ही दिया, जम्मू कश्मीर में हुआ था। झींगा मेले का आयोजन हुआ था पंजाब में। लक्खी मेले का आयोजन ये हुआ राजस्थान के सीकर में। तो ये कुछ मेले आपके न्यूज़ में थे, वो मैंने आपको यहाँ पे लिंक करा के सारे याद करवा दिए, रिवाइज करवा दिए, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या रखा है? तो आंसर होगा कस्तूरी कॉटन भारत। तो अभी हमारे केंद्रीय कपड़ा जो मंत्री हैं, कौन है? पीयूष गोयल। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से कपास का ब्रांड नेम लॉन्च किया है और अभी इसी नाम से एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कपास यानी कि कॉटन से याद आएगा, वर्ल्ड कॉटन डे कब होता है? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को होता है। और अगर बात करें ये भारत जो है, और अगर बात करें कि भारत ये कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, कंज्यूमर, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। और भारत के अंदर बात करें तो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है गुजरात में, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। और आप जानते होंगे अभी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने थे इसी साल, उनका नाम है ललित कुमार गुप्ता। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक आवश्यक सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या क्रैक एग्जाम चैनल पे पहली बार है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं यहाँ पे नया हूँ और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे कुछ स्पेशल वीडियोज़ हैं, जैसे कि अभी नोबेल प्राइज़ जो दिए गए उसके ट्रिकी वीडियो हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, उसका ट्रिकी वीडियो हो गया। उसके अलावा जनवरी से हमने रिवीजन वाली क्लास भी स्टार्ट की है करंट अफेयर्स, जिनको याद रखने में दिक्कत रहती है उनके लिए। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप उसे एक बार देख लोगे ना तो दीवाने हो जाओगे आप, अगर वाकई आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो मैं क्या करूँगा, ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि आप यहाँ पे नए हो तो आपको पता नहीं है कहाँ पे क्या चीज़ है, तो लिंक दूंगा तो डायरेक्ट आप वहाँ पे पहुँच जाओगे और मुझे ये भी मालूम चल जाएगा कि आप में से कौन कौन इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। बस आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतना आप कर सकते हैं ज़रूर। और अपने दोस्तों के साथ में या अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलो आज की वीडियो का हम टारगेट रखते हैं लाइक का, 5000 लाइक का हमारे इस वीडियो का टारगेट है और देखते हैं कि क्या 5000 लोग भी हमारी वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं करते। चलो जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया?
अमोल मजूमदार। पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता। इनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो। बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया इंद्रमणि पांडे को। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका नाम है ट्राइडेंट, इसका निर्माण करेगा चाइना। देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश में। और विश्व पोलियो दिवस मनाया 24 अक्टूबर। पहले अश्वेत एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाने वाले अभी पहले ब्लैक एक्शन हीरो का निधन हो गया। नाम बताओ? रिचर्ड राउंडट्री। अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन ये कहां पे हुआ? सऊदी अरब में। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था कि फ्रेंजेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो कहां पे हुआ था? ये केरल के तिरुवनंतपुरम में, भारत और फ्रांस के बीच में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।